राजस्थान का कोटा शहर, दिल्ली का मुखर्जी नगर। हर साल लाखों एस्पिरेंट इन शहरों में आते हैं एक बड़ा सपना लेकर आईआईटीएन, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने का। उसी में से एक था 17 साल का लड़का अर्जुन। कोटा में आने के बाद वो एक नामी कोचिंग में एडमिशन लेने जाता है, लेकिन उस कोचिंग की फ़ीस थी 3 लाख रुपए। अर्जुन के फैमिली के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसलिए वो 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लेता है। अर्जुन का कोचिंग में एडमिशन हो जाता है, लेकिन शुरुआत से ही अर्जुन को कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर 1 महीने बाद आता है कोचिंग का पहला टेस्ट। अर्जुन का परफॉर्मेंस उस टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता है और उसके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं। अर्जुन के टेस्ट में मार्क्स कम आने की वजह से कोचिंग वाले अर्जुन को नीचे की बैच में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर ना ही अच्छे टीचर्स थे और ना ही अच्छा मटेरियल था। और देखते ही देखते अर्जुन की पूरी 11th क्लास बर्बाद हो जाती है। अर्जुन 12th क्लास से रिस्टार्ट करने की सोचता है, बट वो ऐसा करने में नाकाम होता है, क्योंकि ना ही उसके टीचर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे और ना ही उसका बैच अच्छा था। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी अर्जुन कमबैक नहीं कर पाता है और उसकी पूरी तैयारी बर्बाद हो जाती है। एग्ज़ाम के 5 दिन पहले अर्जुन काफ़ी ज़्यादा एंशियस और डिप्रेस था। वो सोचता है कि वो इन पूरे 2 सालों में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया और मैंने अपने पापा के सारे पैसे डुबा दिए, कितना नालायक हूँ मैं। और डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद उसी रात वो एक पेपर पर लिखता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आईआईटी नहीं जा पाया। और उसी रात वो पंखे से लटक कर अपनी जान ले लेता है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की ही नहीं है, उन तमाम एस्पिरेंट्स की है जिन्होंने सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रेशर के चलते अपनी जान ले ली। लेकिन आखिर सवाल यही आता है कि इन सारे सुसाइड्स के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? उस एस्पिरेंट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, या फिर उस बच्चे की फैमिली का? सब लोग यही मानते हैं कि इसके पीछे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, बट मेरी मानो तो इन सारे सुसाइड्स के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। लेकिन कैसे, ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कोचिंग इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और बच्चा वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन ले रही है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पूरे बिजनेस मॉडल को भी ब्रेक डाउन करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर वो बच्चों को इतना जल्दी अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं, क्या क्या वो स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। और एंड में सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। साल 1990 के टाइम पर आईआईटी और सिविल सर्विसेज का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस बढ़ते हुए क्रेज़ को देखकर कोटा में वीके बंसल सर अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करता है, जिसका नाम था बंसल क्लासेस। और देखते ही देखते भारत के हर एक कोने से बच्चे बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए आते हैं और कुछ सालों में ही कोटा में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल जाता है। और कोटा को देखकर पूरे इंडिया में आईआईटी, नीट, सिविल सर्विसेज और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल जाते हैं। साल 2010 तक कोटा आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए जाना जाने लगा और दिल्ली का मुखर्जी नगर एंड राजेंद्र नगर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाना जाने लगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट हर वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते जिससे वो अपनी तरफ बच्चों को अट्रैक्ट कर सके और धीरे धीरे ये पूरा एजुकेशन मार्केट एक बिजनेस मार्केट में बदल जाता है। और साल 2024 तक इस पूरे इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू था 60,000 करोड़ रुपए के आसपास। हर एक एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास एक बड़ा सपना लेकर आता है, लेकिन इंस्टीट्यूट की फ़ीस देकर एस्पिरेंट की हालत ख़राब हो जाती है। आईआईटी और नीट की कोचिंग की फ़ीस 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में होती है और यूपीएससी की कोचिंग की फ़ीस 1 लाख से 2.5 लाख रुपए पर ईयर के बीच में होती है। अब जो गरीब फैमिली का बच्चा है उसके लिए ये फ़ीस पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो तब आती है जब कोई बच्चा अपने घर को छोड़कर नए शहर में जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। तो कोचिंग की फ़ीस, पीजी का खर्चा और भी कई सारे चार्जेस को मिलाकर 1 साल का बजट 5 लाख रुपए से ऊपर निकल जाता है। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, वो ये सारे पैसे एजुकेशन लोन लेकर भरते हैं। अब बच्चा पहले से ही इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहा होता है और उसमें वो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1-2 महीना रहता है तो उसे पता चलता है कि जो टॉपर है वो और ऊपर बढ़ता जा रहा है और जो एस्पिरेंट पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है वो और नीचे जाता जा रहा है और वो एक टाइम पर इस रेस से बाहर हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैच सिस्टम। बैच सिस्टम के अंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग बैचेस बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। जो भी एस्पिरेंट टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतनी ही अच्छी और टॉप बैच मिलेगी। टॉप बैच में हाई क्वालिटी के टीचर्स एंड प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल होता है, लेकिन लोअर बैचेस में ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको अपनी ही गली या मोहल्ले में मिल जाएंगे
और मटेरियल तो इतना घटिया क्वालिटी का होता है जिससे आईआईटी या नीट तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम भी क्लियर करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इमेजिन करो कि आप और आपका दोस्त एक होटल में जाता है, आप दोनों सेम अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, लेकिन आपके दोस्त को अच्छा खाना मिलता है और आपको ख़राब और सड़ा हुआ खाना मिलता है, तो आपकी उस टाइम पर क्या फीलिंग होगी? उससे भी ज़्यादा गंदी फीलिंग एक एस्पिरेंट की होती है जो कि लोअर बैच में होता है। वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन ना ही उसके टीचर्स अच्छे होते हैं, ना ही उसका मटेरियल अच्छा होता है और ना ही उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, और इसलिए वो चाह कर भी पढ़ नहीं पाता है और धीरे धीरे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपस में ही लड़ते रहता है टीचर पोचिंग की वजह से। टीचर पोचिंग का मतलब है, सपोज करो ये है इंस्टीट्यूशन ए और ये है इंस्टीट्यूशन बी। इंस्टीट्यूशन ए के पास इंडिया के 2 टॉप टीचर्स हैं, तो इंस्टीट्यूशन बी इन दोनों टॉप टीचर्स को हाई सैलरी ऑफर करता है, और अगर ये दोनों टीचर सैलरी की वजह से इंस्टीट्यूशन ए को छोड़कर इंस्टीट्यूशन बी में चले जाता है तो इसे टीचर पोच करना कहते हैं। साल 2022 में अनअकैडमी और एलन के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी टीचर पोच करने की वजह से। अनअकैडमी ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे एलन के 30 टीचर को पोच करने के लिए, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनअकैडमी ने ऐसा कर 15 दिन में 3 करोड़ रुपए कमाए अपने सब्सक्रिप्शन को बेचकर। ये है मोहित भार्गवा, जिन्होंने एलन में 14 साल तक फिजिक्स पढ़ाई, लेकिन साल 2022 में इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ये अचानक से एलन को छोड़कर अनअकैडमी ज्वाइन कर लेते हैं, और इनकी अनअकैडमी में रिपोर्टेड सैलरी थी 20 करोड़ रुपए एनुअली, जो कि एक नॉर्मल आईआईटी जेईई टीचर से 10 से 20 गुना ज़्यादा है। टीचर पोच करने की वजह से इंस्टीट्यूट और टीचर दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है, बट इसमें फंसता सिर्फ बच्चा ही है, क्योंकि जैसे ही कोई टीचर इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाता है उसकी जगह एक नया टीचर आता है, और कुछ बच्चों का फ्लो उस टीचर के साथ मैच नहीं हो पाता है, जिससे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है और बैकलॉग बनते जाता है और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता ही जाता है। और कई बार जब भी कोई एस्पिरेंट एंशियस या फिर डिप्रेस हो जाता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में से उसको कोई भी हेल्प या सपोर्ट मिलता ही नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स की बात हो रही है जो अपने घर को छोड़कर किसी अनजान शहर में रहता है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक एस्पिरेंट को मेंटली सपोर्ट करने के लिए कोई भी सपोर्ट सिस्टम बनाया ही नहीं गया है, और इसलिए एंड में वो एस्पिरेंट या तो क्विट कर देता है या फिर अपनी ही जान ले लेता है। आज इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मार्केट ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपए का है, और एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 2028 तक ये मार्केट 1,30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो जाएगा। अब ये मार्केट इतना बड़ा ऐसा ही नहीं हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स को यूज़ करता है जिससे वो बच्चे को मैनिपुलेट कर सके और बच्चा उन्हीं की कोचिंग में एडमिशन लेता है। सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी ये यूज़ करता है कि अपने कोचिंग के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा दो जिसके ऊपर रैंकर की फ़ोटो और उसकी रैंक लिखी हो। अब जैसे ही कोई बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्री लेता है तो वो वहीं पर उस फोटो को देखकर मैनिपुलेट हो जाता है, बट वो ये कभी नहीं सोचता कि कोचिंग को उसके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस हज़ारों बच्चों में से 5 बच्चे चाहिए जिनकी फ़ोटो वो बाहर लगा सके। यहाँ तक तो ठीक था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना ही रिजल्ट सबको बताए, लेकिन दिमाग तब खराब हो जाता है जब एक ही रैंकर की फ़ोटो 5-5 अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिखाई देती है। इसी साल का एग्जाम्पल ले लो, जे एडवांस 2025 का ऑल इंडिया रैंक 3 एक साथ 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिखता है, पीडब्ल्यू एंड मैक्रो। दोनों इंस्टीट्यूट का ये दावा है कि इस रैंकर को हमने पढ़ाया, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पर वो 2 इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो? सब लोग कह रहे हैं कि दोनों में से एक इंस्टीट्यूट ने रैंक खरीदी है, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जो टॉप रैंक्स होती है उनको पैसे देकर खरीदा जाए। बट इस केस में जो भी हुआ हो, इससे सिर्फ एक चीज़ होगी, जो भी नया बच्चा एडमिशन लेने आएगा वो इस चीज़ को देखकर पक्का मैनिपुलेट होगा। दूसरी चीज़ जो ये लोग करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में इंडिया के 2-3 टॉप टीचर्स लाना, और ये कहते हैं कि हमारे पास इंडिया के टॉप टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है। अगर 1000 बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 50 से 100 बच्चों को ही वो टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी 900 बच्चों का क्या, जो ये सोच कर आए थे कि हमें ये टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे, उनके तो पैसे मानो बर्बाद से हो गए। यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत ही डार्क स्ट्रेटजी यूज़ करता है। वो वहाँ के लोकल रिक्शा वालों के साथ डील कर लेता है कि अगर आप कोई भी एस्पिरेंट को हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने छोड़ दो, और अगर उस एस्पिरेंट ने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया तो इसका रिक्शा वालों को कमीशन मिलता है 2000 से लेकर 5000 रुपये पर एडमिशन। जब भी बात रिलीजन की और कास्ट की होती है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को उसमें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन जैसे ही बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आती है तो हमारी गवर्नमेंट इस मुद्दे से दूर हो जाती है और पीछे हट जाती है।
साल 2024 तक कोटा में 127 से भी ज़्यादा सुसाइड्स हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो कि कागज़ पर ही रह गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर हुआ है। गवर्नमेंट ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है और वो आधा कोर्स पूरा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ देता है तो उसको उसके आधे पैसे वापस रिफंड मिलने चाहिए। बट इन रियलिटी ऐसा होता ही नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ अलग ही अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे मैं जब 11th क्लास में जेई की कोचिंग में गया था तो मैंने उस कोचिंग को 2 महीने बाद छोड़ने का फैसला किया था, बट मुझे एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलता है। रिफ़ंड पॉलिसी में लिखा था कि एडमिशन के 7 दिन बाद कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा और मैंने जो एडवांस में 40,000 रुपये भरे थे उसमें से मुझे एक भी रुपया रिफ़ंड नहीं मिलता है। गवर्नमेंट के नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब सिलेबस पीछे रह जाता है तो एक दिन की एवरेज क्लासेस ही 7 से 8 घंटे की होती है। और भी कई सारे रूल्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और ये देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कागज़ पर ही सीमित है और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इसमें एंड में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट करता है तो फर्स्ट ऑफेंस पर 25,000 रुपये की फ़ाइन, सेकंड ऑफेंस पर 1 लाख रुपये की फ़ाइन और सब्सिक्वेंट ऑफेंस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। CCPA सेंट्रल कंट्रोल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर 54 लाख रुपीज़ की फ़ाइन भी लगाई थी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर रहे थे। वो 100% जॉब सिक्योरिटी या फिर 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहे थे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट सरकार ने कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस पर ही एक्शन लिया है, बट इन रियलिटी पूरे इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पर इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट किया जा रहा है। बट सरकार ने अभी तक इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले हो तो आपको कभी भी उस कोचिंग से कितने रैंकर निकले हैं उसको देखकर कभी भी एडमिशन नहीं लेना है। रादर आप उस कोचिंग का सिलेक्शन रेशो देखो। मींस अगर उस कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ते थे और 100 बच्चे एग्जाम क्रैक कर सिलेक्ट हो जाता है तो उस कोचिंग का सिलेक्शन रेशो हो गया 10:1, यानी कि हर 10 में से एक बच्चा वहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। और जिस कोचिंग का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशो होगा आप उसको चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रैंकर को देखकर चूज़ करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि जो रैंकर्स होता है वो अपनी प्रिपरेशन 7th 8th या फिर 9th क्लास से ही स्टार्ट कर देता है फॉर जेई और नीट। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी कोचिंग में एडमिशन लेना है तो उस कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता होगा तो उसको आपको पूछना है कि ये कोचिंग कैसी है, या कि फैसिलिटीज़ कैसी है, या कि टीचर्स कैसे हैं। हर वो सवाल जो आपके मन में है वो आपको बेझिझक होकर उसको पूछना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फुल्ली डिपेंडेंट कभी नहीं होना है। ऑफलाइन कोचिंग में अगर आपने किसी कारण से 2-3 क्लासेस मिस कर दी तो आपको आगे की भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी और आपका वो पूरा चैप्टर ही एक बैकलॉग बन के रह जाएगा। इसलिए आपको कभी भी अपने कोचिंग पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको बीच बीच में ऑनलाइन या फिर यूट्यूब की हेल्प लेते रहनी है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन की लेवल भी चेक कर सकते हो और आप कहाँ स्टैंड करते हो वो भी आप देख सकते हो। गवर्नमेंट भी कई सारी चीज़ें कर सकती है कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी बनाए जो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए बनी हो, जो ये देखे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफिशियली रजिस्टर है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। किसी भी कोर्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम फीस कितनी होनी चाहिए उसको रेगुलेट करे। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम कितने टाइम तक क्लासेस होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रूल बनाया है उसमें से कितने फॉलो हो रहे हैं, और अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो बॉडी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे तुरंत एक्शन भी ले। अगर ऐसी बॉडी गवर्नमेंट बना दे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है कोचिंग इंडस्ट्री में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो एक एस्पिरेंट को मेंटली सपोर्ट करे, उसकी हर एक प्रॉब्लम को समझे और उसका सलूशन भी दे। मैंने इस वीडियो में आपको कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में हर वो पॉसिबल चीज़ बताई और कुछ सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन और क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो एक एस्पिरेंट, गवर्नमेंट या फिर हम ले सकते हैं इस कोचिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोग कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में जान सके और उसके बारे में अपनी राय भी बना सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।